वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th की एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करना सिखाऊंगी। बहुत इजी मेथड में समझाऊंगी। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस को मैंने पहले ही लिख लिया है ताकि आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड आउट करती हूँ। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। यहाँ पर कहा गया है कि एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो 7.6 सेंटीमीटर का, और फिर उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है 5:8 के रेशियो में। लाइन सेगमेंट को 5:8 के रेशियो में डिवाइड करने के बाद उसे मेज़र कर कर भी बताना है लाइन सेगमेंट के दोनों ही पार्ट्स को। यानी कि अगर आपने इस लाइन सेगमेंट को 5:8 के रेशियो में डिवाइड कर कर बता दिया है तो फिर इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को स्केल से मेज़र कर कर भी बताना है। तो सबसे पहले 7.6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाएंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ AB इज 7.6 सेंटीमीटर। पहला स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गया है। अब इसके बाद आपको इस A पॉइंट पर एक्यूट एंगल बनाना है। एक्यूट एंगल का मतलब कि वो सभी एंगल जो कि 90 से कम होते हैं। तो यहाँ पर A पॉइंट पर एक्यूट एंगल बनाते हैं। सबसे पहले 90 से कम वाले जितने भी एंगल हैं वो एक्यूट एंगल कहलाते हैं। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे? ड्रॉ अ लाइन विच इज़ एक्यूट एट पॉइंट A। तो यहाँ पर मैंने एक्यूट एंगल बना दिया है। अब आपको यहाँ पर कहा गया है कि 5:8 के रेशियो के अंदर इस वाली लाइन को हमें डिवाइड करना है। तो सबसे पहले जब कभी भी लाइन को डिवाइड करने के लिए आता है, जो भी रेशियो दिया हो उसका सम निकालेंगे। तो 5 + 8 कितने हो गए यहाँ पर? 13। ध्यान रखना कि जब कभी भी किसी भी लाइन को किसी भी रेशियो में डिवाइड करने के लिए दिया जाता है तो उस रेशियो का सम निकालते हैं, यानी कि प्लस करते हैं। प्लस करने पर यहाँ पर क्या आया? 13। तो यहाँ पर हम इस एक्यूट एंगल पर 13 मार्क्स कंपास से लगाएंगे। ठीक है बेटे, ध्यान रहेगा कि जब कभी भी किसी भी लाइन सेगमेंट को रेशियो में डिवाइड करने के लिए दिया जाता है तो उस रेशियो का सम निकालते हैं, यानी कि दोनों ही नंबर्स को प्लस करके जो नंबर आता है इस वाली लाइन पर उतने ही मार्क्स कट किए जाते हैं कंपास से। तो यहाँ पर 13 आया है तो इस वाली लाइन पर 13 मार्क्स आएंगे। कंपास को अपनी मर्जी से किसी भी लेंथ का खोल लेते हैं, इस तरह से मार्क्स कट कर देंगे। 1 2 3 4 इस तरह से 13 मार्क्स कट करने हैं। बिल्कुल इक्वल लेंथ रहनी चाहिए, कंपास छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल इक्वल लेंथ के 13 मार्क्स कट कर लिए हैं। अब इसकी नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पर नेमिंग किस तरह से करेंगे? ये हो गया A1 A2 A3 A4 और लास्ट में A13। तो थर्ड स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखोगे मेक 13 इक्वल पॉइंट्स सच दैट A1 A2 सो ऑन A13। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि लास्ट वाले पॉइंट से B को ज्वाइन करना है, यानी कि A13 को B से ज्वाइन करना है स्केल से। तो यहाँ पर मैं ज्वाइन कर कर बताती हूँ। इसको मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। अब बेटे इस वाली लाइन को 5:8 के रेशियो में आपको डिवाइड करना है। तो इस लाइन को 5:8 के रेशियो में डिवाइड करने के लिए आपको इस वाली लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो अब आप बोलेंगे कि स्केल से कर लेंगे, पर यहाँ पर तो ये छोटी सी लेंथ है तो ये तो हो जाएगी। अगर बहुत बड़ी बड़ी लेंथ हो तो उसे करने का क्या प्रोसीजर होता है? तो यहाँ पर इस बात को समझाया गया है, समझ में आ रही है? कहा गया है कि इस लाइन को 5:8 के रेशियो में डिवाइड करो। तो इस लाइन को डिवाइड करने के लिए इस वाली लाइन के पैरेलल आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। आप सोचेंगे कि स्केल से कर लेंगे, ये तो बहुत इजी सी बात है, पर स्केल से सिर्फ छोटे ही मेज़रमेंट को किया जा सकता है। बड़े वाले मेज़रमेंट को करने का तरीका क्या होता है यहाँ पर इसी बात को समझाया गया है। तो मैं आपको ये बात समझाती हूँ। तो बेटे सबसे पहले आपको किसी भी लेंथ का कंपास खोल लेना है। अब कंपास की पॉइंट को लेग को A13 पर रखना है। इस तरह से A13 पर रखा, ऐसे कट किया। अब बिना कंपास को छोटा किए बिना 5:8 का रेशियो बोला था तो 5 पर इस तरह से कट करना है, ऐसे। ठीक है। अब यहाँ पर
जो अपना A13 पर हमने कट किया था इसे मेज़र करना है। इस तरह से कंपास से मेज़र किया, बिल्कुल ध्यान से करना है। फिर यहाँ पर इस पॉइंट पर दिख रहा है आपको, इस वाले पॉइंट पर कंपास की लेग रखनी है इस तरह से, और यहाँ पर इसको ऐसे कट कर देना है। अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इस वाली लाइन के बिल्कुल पैरेलल होगी। यहाँ पर मैं आपको कट कर कर बता देती हूँ लाइन। देखिए, अगर मैं इसे ऐसे नीचे तक थोड़ा सा बढ़ा दूँ तो ये पूरी ही लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो गई है। और इसका रेशियो क्या है, इस पॉइंट को नाम दे दो यहाँ पर C। तो यहाँ पर AB लाइन सेगमेंट 5:8 के रेशियो में डिवाइड हो गया है। स्टेप 5 के अंदर क्या लिखोगे, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन CA5, यानी कि हमने CA5 को पैरेलल ड्रॉ किया है किसके, BA13 के। अब पॉइंट C मिला यहाँ पर हमें, देन ऑब्टेन पॉइंट C जो कि डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट AB को 5:8 के रेशियो में। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आ गए हैं। बुक के अंदर जस्टिफिकेशन भी देने के लिए बोला गया है। अब जस्टिफिकेशन किस तरह से लिखना है, ध्यान से समझना है इस बात को। बेटे, जस्टिफिकेशन समझने से पहले आपको एक बेसिक चीज़ समझनी पड़ेगी। बाय BPT थ्योरम समझा रही हूँ, यानी कि थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम का मतलब होता है कि जब हम कभी भी किसी भी ट्रायंगल में एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन को इस तरह से ड्रॉ करते हैं, यानी कि इस AB लाइन के पैरेलल अगर आपने CD लाइन को ड्रॉ किया तो इसका मतलब है कि ट्रायंगल की इन दोनों से इस साइड का रेशियो इस वाली साइड के रेशियो के बराबर है। इस पॉइंट को नाम दे दो E। समझ में आया? जब कभी भी किसी भी ट्रायंगल में एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन को ड्रॉ किया जाता है तो ट्रायंगल की इस वाली साइड का रेशियो इस वाली साइड के इक्वल होता है। जैसे कि यहाँ पर EC CA के इक्वल होगा इनका रेशियो, और इसी तरह से ED DB के। समझ में आए थेल्स थ्योरम का मतलब कि जब कभी भी किसी भी ट्रायंगल में एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन ड्रॉ की जाती है तो इस वाली साइड का रेशियो इस वाली साइड के इक्वल होता है, इनका आपस में रेशियो। तो ये ऐसा BPT थ्योरम कहता है। इसी वजह से EC/CA इक्वल होगा ED/DB। तो इसी वाली बात को हमें इस वाले जस्टिफिकेशन के अंदर इस वाले ट्रायंगल के अंदर अप्लाई करके जस्टिफिकेशन को दे देना है। बस इतनी सी बात याद रखनी है आपको। तो बेटे, इस तरह से इस वाले ट्रायंगल के अंदर A5 किसके इक्वल होगा, इसका रेशियो A5 to A13 के। तो सबसे पहले यहाँ पर यही बात लिखेंगे, A5 किसके इक्वल होगा, A5/A13 के। अब दूसरी वाली साइड में ये किसके इक्वल है, इस वाली साइड के। A5 का रेशियो किसके इक्वल है, AC के, और A5/A13 का किसके इक्वल है, CB के। तो यहाँ पर लिख दोगे CB/BPT थ्योरम। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि A5C किसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के, यानी कि A13B के। तो इसी बात को हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो इस तरह से यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, बाय BPT थ्योरम हमने लिख दिया। तो यहाँ पर लिख देंगे हैंस, अब हमें यहाँ पर इस वाली लाइन का रेशियो बताना है, यानी कि इस वाली साइड का ट्रायंगल की। तो यहाँ पर लिखेंगे AC/CB इज इक्वल्स, AC का रेशियो क्या है यहाँ पर 5 और CB का रेशियो क्या है यहाँ पर 8। तो यहाँ पर हमें यही प्रूफ करना था। अब यहाँ पर हम इसका इन दोनों लाइन का स्केल से मेजरमेंट कर कर लिखते हैं कि AC की लेंथ क्या है। तो यहाँ पर लिख देंगे AC इज इक्वल्स 3 and CB is 4.5। तो हमारा आंसर लगभग अप्रॉक्स में आया है, 7.5 आया है, और यहाँ पर है 7.6। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको थेल्स थ्योरम का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि एग्जाम में जस्टिफिकेशन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जस्टिफिकेशन में सिर्फ आपको किसी भी ट्रायंगल की इन दोनों साइड्स का
और इन दोनों साइड्स का रेशियो एक दूसरे के इक्वल बता देना है बाय बीपीटी थ्योरम, और जो उनका मेजरमेंट है वो लिख देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है।